हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक और वन शॉट वीडियो के साथ। और इस बार बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। इन सब में मैं इनकी वन शॉट नहीं बना पाया था, लेकिन एंड सब में ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत लड़कों की बैक लगी हुई है। इतनी बैक है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ईजी के बाद सबसे ज़्यादा बैक मेरी सब्जेक्ट में लगी है जो मैंने पढ़ाया था तब। खैर बहरहाल, लेकिन लास्ट टाइम तो बहुत आसान पेपर आया था, तो उम्मीद करते हैं इस बार भी वैसा ही होगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कोविड के बाद जब आया तो बहुत टफ, थोड़ा टफ पेपर आ गया था, लेकिन लास्ट टाइम आसान था। ठीक है, तो इन वन शॉट में हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि लगभग 70% मार्क्स आ जाएंगे उससे। और उसके अलावा क्योंकि चॉइस में रहते हैं न्यूमेरिकल्स, फिर एक वीडियो न्यूमेरिकल्स के लिए बनाएंगे सिर्फ, उसमें सारे बीडब्ल्यू के जो एंडसेम के न्यूमेरिकल्स हैं किस किस टाइप के आते हैं, सबका एक एक टाइप, दो दो टाइप डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक वीडियो उससे पहले ही बल्कि एग्जाम स्ट्रेटेजी पे रहेगी। ठीक है, जिसमें ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन, मतलब किस कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियोस बाय मतलब एक दो दिन में सारी धड़ाधड़ लोड होंगी। सही है, तो चलो वन शॉट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा यूनिट 3 से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है, थर्ड सेम का, सॉरी एंड सेम का। तो ये चीजें अब तक हम लोग सेकंड यूनिट तक डिस्कस कर चुके थे। फंडामेंटल्स हैं कि IRMS जो होता है वो IM/√2 होता है, आई एवरेज जो होता है 0.67 IM होता है, IM जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, और आई जो होता है वो IM sin ओमेगा टी होता है ना। AC जो करंट होता है वो IM sin ओमेगा टी होता है, वोल्टेज अगर है तो VM sin ओमेगा टी हो। ठीक है, फॉर्म फैक्टर हमारे पास 1.11 होता है, पीक फैक्टर हमारे पास 1.414 होता है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? IRMS अपॉन एवरेज, और पीक फैक्टर पीक वैल्यू अपॉन IRMS वैल्यू हमारे पास होती है। ठीक है, तो चलो, तो हमारे पास देखो एसी में क्या, नॉर्मल सर्किट में भी हमारे पास तीन तरह के फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास रेजिस्टेंस, दूसरा होता है इंडक्टेंस, और चौथा होता है कैपेसिटेंस, सॉरी तीसरा होता है कैपेसिटर। क्या हो रहा है मुझे, तो खैर बड़ा। तो तीन तरह के हमारे पास नॉर्मल फंडामेंटल होते हैं, चौथा भी डिस्कवर हो गया मेमोरिस्टर, लेकिन वो अभी पढ़ाया नहीं जाता है, अभी डेवलपिंग फेज में। ठीक है, तो हमारे पास तीन ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं सर्किट्स में। ठीक है, तो इन तीनों में हमें एसी फ्लो करा करके उसका डेरिवेशन हम लोग को पता करना है कि अगर वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो करंट कैसी आएगी, जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे पास डीसी में तो हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर यूज नहीं करते हैं, डीसी सर्किट्स में यहां पर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक ही स्लाइड में इसलिए रखा है कि अगर इनमें से कोई सा भी सर्किट आता है तो आपको ये डेरिवेशन करना है। ठीक है, अगर रेजिस्टिव वाला आता है, रेजिस्टिव सर्किट आता है तो ये वाला डेरिवेशन छोटा सा है, इंडक्टिव आता है तो ये भी थोड़ा, दो स्टेप इसमें ज्यादा है, और कैपेसिटिव अगर आता है तो हम लोग ये वाला रखें। सॉरी, मैंने इसको गलती से कैपेसिटिव को भी यहाँ पे मैंने इंडक्टिव लिख दिया, जल्दी जल्दी में कॉपी पेस्ट करने में यही सब गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप के तीन सर्किट्स हमारे पास यहाँ पर है। तो रजिस्टर में तो हमारा कुछ करना ही नहीं है, वी हमारे पास VM sin ओमेगा टी। अगर रजिस्टिव सर्किट के लिए आता है कि भाई इसका एनालिसिस करो या इसका करंट फाइंड आउट करना है, तो हमें सिर्फ ये एक ऐसा डायग्राम बनाना है, V इक्वल्स टू VM sin ओमेगा टी रखना है हमें। ठीक है, और I होता है हमारा V अपॉन R, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे। IM आ जाएगा VM अपॉन R, तो I हो गया IM sin ओमेगा टी, V हो गया VM sin ओमेगा, और IM की वैल्यू क्या है? VM ओवर R है। ठीक है, इतना छोटा सा है। इसके बाद फिर इसके वेवफॉर्म्स वगैरह बनाने हैं, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अगर इंडक्टिव हमारे पास आता है कि इंडक्टिव सर्किट के साथ दिखाना है, तो फिर हम ये वाला एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहां से हम लोग लिखेंगे फैराडे के इंडक्शन लॉ के अकॉर्डिंग E इक्वल्स टू माइनस एल DI/dt। सही है, और आई जो होगा हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, जब हम इसको L को इधर ले जाएंगे तो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dt। और लेंस लॉ के अकॉर्डिंग अब E तो जो है वो इंड्यूस हो रहा है, और वोल्टेज V जो है जो हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर, है ना, एक हमने वोल्टेज अप्लाई किया जिसकी वजह से करंट फ्लो हुआ, जिसकी वजह से EMF इंड्यूस हो रहा है, तो वो जो EMF है ये इस वोल्टेज के जस्ट अपोजिट होगा। तो V जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई, वो हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ प्लस V हो जाएगा ये, तो 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V dt। सही है, इंडक्टर जो होता है वो वोल्टेज का इंटीग्रेशन करता है, कैपेसिटर हमारा करंट का इंटीग्रेशन करता है। ठीक है, तो I का वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1/L VM sin ओमेगा, यहाँ पे sin ओमेगा टी की वैल्यू रखेंगे। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे dt है, डी ओमेगा टी अगर होता तो नीचे ओमेगा नहीं आता, यहाँ पे हमारे पास dt है। सही है, तो इसलिए यहाँ पे आगे नीचे हमारे पास ओमेगा, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी VM ओवर ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो इससे हमें ये पता चला कि हमने जब VM साइन ओमेगा टी रखा था तो आई हमारे पास VM साइन ओमेगा टी माइनस 90 आ रहा है, यानी कि करंट हमारा लैग कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, वोल्टेज का जो फेज था, वोल्टेज की जो वेवफॉर्म थी हमारे पास साइनोसॉइडल वाली, उससे हमारा करंट 90 डिग्री लैग कर रहा होगा। अगर वोल्टेज ऐसे जा रहा है तो करंट हमारा यहां से ऐसे स्टार्ट हो रहा होगा। सही है,
क्लियर है ये चीज? तो ये इसके एक्सप्रेशन से भी हम लोग को पता चल रहा है कि जो वोल्टेज मतलब करंट है वो वोल्टेज से लैग करेगा कितना, 90 डिग्री फेज शिफ्ट होगा दोनों के अंदर, ठीक है। बस ये इतना डेरिवेशन हम लोगों को करना है, आई इक्वल्स टू वी एम ओवर एक्सएल। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा यहाँ पे आप ओमेगा एल को वो भी रख देंगे हम लोग, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल, सही है। यहाँ पे हम लोग ओमेगा एल के साथ साथ ओमेगा की वैल्यू भी रख दें 2 पाई एफ, जिससे पता चले कि एक्सएल जो है वो हमारे पास 2 पाई एफ एल है। और एक्सएल क्या होता है हमारा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। सेम गोज फॉर कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट अगर हमारे पास है तो हमारे पास सिंगल फेज एसी हमने ऐसे लगा दिया, इसका एक डायग्राम बना देंगे, Q इक्वल्स टू CV लिखेंगे, जो हमारे पास चार्ज लॉ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ये हमने सेकंड यूनिट में डिस्कस किया था, है ना। तो Q इक्वल्स टू CV लिखना है हम लोग को, याद ही होगा आप लोग को। और I क्या होता है, dq बाई dt, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर देंगे। तो dq बाई dt करेंगे तो C तो कांस्टेंट है हमारा, dv बाई dt हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। dv बाई dt से हम लोग vm sin ओमेगा t रखेंगे, यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन फिर से cos हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। और अब हमारे पास जो है वो, क्योंकि cos यहाँ पे 1/ओमेगा c आया, तो हम यहाँ पे sin 90 प्लस थीटा लेंगे, ठीक है। कैपेसिटर में हमारे पास करंट लीड कर रहा होगा, सही है, और वोल्टेज लैग कर रहा होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको मैनिपुलेट करेंगे, कॉस को अब साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन थीटा हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू वीएम ओवर एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो यहाँ पे हमारा जो करंट है वो पता चल रहा है हम लोग को कि 90 डिग्री लीड कर रहा है यहाँ से, सही है। बस यहाँ तक ये डेरिवेशन करना है। अगर सिर्फ आईवी कैरेक्टरिस्टिक का आता है या करंट फाइंड आउट करने के लिए आता है, ऐसा भी आया है एग्जाम में कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर करंट when a purely inductive circuit when a voltage is applied into a purely inductive circuit, ठीक है। तो इस तरह से बस ये छोटा सा डेरिवेशन हम लोगों को करना है। करंट मतलब कोई भी अगर कोई भी सर्किट हमारे पास आता है तो उसकी करंट की इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट करनी है। वोल्टेज हम लोग एज्यूम कर लेंगे साइन ओमेगा। यहाँ पे हम लोग 1/ओमेगा सी जो है इसको हमने एक्सी रखा है, तो इसका अलग से हम लोग बता देंगे कि एक्सी जो होता है हमारा वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, और ओमेगा की भी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 2 पाई एफ। तो ये हमारे पास एक्सी इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी। एक्सएल क्या था, 2 पाई एफ एल, सही है, क्लियर है। चलो अब हमें इसके साथ में जरूर कोई ना कोई वो ये तो लिखा ही होगा कि वहां पे वेव फॉर्म्स ड्रॉ करनी है या फेजर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिव सर्किट के लिए हमारे पास हमने देखा कि इन दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस यही होता है कि जो हमारी ये जो दोनों वेव फॉर्म है, ये दोनों अगर साथ साथ चल रही है, इसका मतलब ये इन फेज है, दोनों के दोनों इन फेज क्वांटिटी है, ये दोनों आगे पीछे नहीं है। अगर दोनों आगे पीछे इसका मतलब कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है दोनों के, ठीक है। तो ये हमारा फेजर रिप्रेजेंटेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये भी सेकंड यूनिट में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन में अगर दोनों क्वांटिटी हमारी इन फेज है तो हम लोग दोनों को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा वोल्टेज बड़ा होगा, आई थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो आई में आर का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें V मिलता है, सही है। तो जनरली हम लोग वो वोल्टेज का जो फेजर है वो बड़ा दिखाएंगे, करंट का फेजर थोड़ा छोटा रखेंगे। वी आर आई आर इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं हो, एक ही डायरेक्शन में दोनों के दोनों, ठीक है। क्लियर है चीज, ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम। ऐसे हमारे पास वेवफॉर्म डायग्राम होगा। वेवफॉर्म डायग्राम में बस एक चीज याद रखने की है, कभी कभी लड़के गलती कर देते हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टी शो कर देते हैं, तो टी शो नहीं करना है, ये हमारा टाइम नहीं है, ये हमारा फेज है, सही है। क्या है ये, फेज है हमारा, सही। तो फेज जो है हो सकता है बहुत छोटा हो, नहीं दिख रहा हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। मैं पीपीटी दूंगा, पीडीएफ दूंगा, उसमें से देख लेना, सही है। बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। असल में जब मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम लोग मुझे देखो, ठीक है। पीपीटी जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखो और मुझे देखो, ठीक है। अटेंशन बहुत जरूरी है ना। ये तो कभी कभी ऐसा होता है लड़के पीपीटी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा लिखता विखता नहीं हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ता भी नहीं हूँ अपनी पीपीटी को, मैं डिस्कस करता हूँ, सही है। लड़के क्या होते हैं, पीपीटी पढ़ने लग जाते हैं और जो बात कह रहे होते हैं वो नहीं सुन पाते हैं, उसमें फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कहीं और चले जाते हैं, सही है। इसलिए वो रैप है ना वो कि मेरी आंखों में दिखाता है जब मैं बात करता हूँ, तो मेरी आंखों में अब तुम गाना ढूंढने मत चले जाना, वापस यही यही सुनो, एग्जाम में अभी पढ़ लो। यही प्रॉब्लम है तुम लोग, डिस्ट्रैक्शन बहुत, लेक्चर बाद में, एंटरटेनमेंट पहले है। चलो ठीक है। तो हमारे पास ये जो वेवफॉर्म है, करंट की वेवफॉर्म सेम, और मतलब वोल्टेज की भी। तो क्या होगा, बस करंट की वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड थोड़ा सा हम लोग कम बनाएंगे। ये है हमारा आई आर, ये है वी आर, ठीक है। या इसको आई एम आर भी कह सकते हैं, मैक्सिमम करंट जो हमारे पास जा रही है, ठीक है। तो आई आर और वी आर की वेवफॉर्म हमारे पास आ गई, ये वाली जो है आर आई एम साइन ओमेगा टी, वी सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने क्या, हाँ सही है, नहीं ठीक है। वीएम साइन ओमेगा टी, वीएम है हमारा आर इंटू आई है, ठीक है। तो इसको वीएम साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई आर इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारा फेज दोनों के दोनों सेम होंगे। पाई बाई 2 पे मैक्सिमम, पाई पे 0, फिर 3 पाई बाई 2 पे मिनिमम, और फिर 2 पाई पे फिर से 0, ठीक है। और ये है हमारा ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में हमने इसको बनाया, ठीक है। फिर हमारे पास इसका पावर वेव फॉर्म है। ये तीन वेव फॉर्म, दो वेव फॉर्म हम लोग को बनानी होती है, और तीसरा फेजर डायग्राम।
किसी भी सर्किट में। और कभी कभी ऐसा होगा पावर का डेरिवेशन भी आपसे करवा लेगा अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का आ रहा है ये मैं एग्जाम स्ट्रेटेजी वाले उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास जैसे हम ये जो वेवफॉर्म है दोनों की दोनों इन फेज है, तो एक टाइम में या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगी, और पावर होता है V इंटू आई, ये तो याद ही होगा ना, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। तो जब भी वोल्टेज इंटू करंट करेंगे हम लोग, तो जब ये दोनों पॉजिटिव है तो इनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होगा, जब ये दोनों नेगेटिव है तो इनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए दोनों फेज में, दोनों साइकिल, दोनों हाफ साइकिल्स में हमारी जो पावर है हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो एक ऐसा डायग्राम हम लोग इसका बना देंगे वेव फॉर्म का, ठीक है। अब हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर आते हैं P इक्वल्स टू VI जो होता है। तो V और I जब इसको एनालिटिकली हम लोग अगर एनालिसिस करेंगे तो V इंटू आई, और ये क्या है हमारा VM साइन ओमेगा टी, ये हमारा IM साइन ओमेगा टी, इन दोनों की वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो हमारे पास क्या है VM IM साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। तो ये 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। और उसको हम लोग मैनिपुलेट करके साइन स्क्वायर ओमेगा टी टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, ये हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो हमारे पास टोटल दो टर्म आएंगे, एक तो V मैक्स I मैक्स अपॉन 2, इसको हमने √2 करके दो जगह बांट लिया, क्यों, क्योंकि हमारा VM बाई √2 क्या होता था, VM बाई √2 VRMS, IM बाई √2 IRMS, इसलिए हमने क्या करा इसको तोड़ के √2 लिख दिया दोनों के बीच नीचे, सही है। और ऐसे हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो हमारे पास ये दो टर्म आएंगे इंस्टेंटेनियस पावर में, ये एवरेज पावर नहीं है, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। अभी पावर्स भी बताऊंगा कितने सारी होती है। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर है, इसमें VRMS इंटू IRMS माइनस VRMS IRMS इंटू कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो VRMS रूट मीन स्क्वायर, ये वाला टर्म हमारा कांस्टेंट है, ये हमेशा रहेगा ही रहेगा, और ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से हमारी पावर चेंज हो रही है। जब ये इसके इक्वल होगा तो पावर 0 हो जाएगी, जब ये 0 होगा तो ये जस्ट इसका मैक्सिमम VRMS और IRMS होगा, ठीक है। तो ये दो टर्म है हमारे पास, ठीक है, ये दो टर्म जिसमें ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, सही है। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर का डेरिवेशन है। अगर उसने पूछा एवरेज पावर का डेरिवेशन करो, तो एवरेज पावर में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस वैल्यू, कंटिन्यूअस सिग्नल के एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना होता है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये है हमारे पास cos 2 ओमेगा टी। तो कोसाइन है, साइन है, जब उनका एक फुल साइकिल के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो एवरेज 0 आता है, साइन का भी कोसाइन का भी। तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए हमारे पास जो पावर एवरेज आएगी वो VRMS इंटू IRMS आएगी, सही है। तो एवरेज पावर का अगर डेरिवेशन आता है तो यहां तक करना है, और अगर नॉर्मल इंस्टेंटेनियस पावर का डेरिवेशन आता है तो यहां तक करना है, सही है। इसके बाद पावर फैक्टर है हमारे पास, पावर फैक्टर इसका होता है 1। पावर फैक्टर क्या होता है, चलो पहले पावर से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास टोटल है 3 तरह की पावर और एक तरह का पावर फैक्टर, सही है। पावर फैक्टर भी मतलब ऐसे दो तरह का होता है, एक लीडिंग लैगिंग, पर कोई मसला नहीं है। पावर फैक्टर क्या होता है, पहले तो अपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ये डिस्कस करते हैं, फिर पावर फैक्टर समझ में आएगा। तो अपरेंट पावर क्या होती है, देखो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट है इसी सर्किट में, कितने एलिमेंट्स हैं बताओ, 3 थे ना हमारे पास, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है। इनमें से जो रेजिस्टर है सिर्फ वो हमारा पावर कंज्यूम करता है। अब तुम कहोगे सर ये क्या बात हुई, फिर बाकी क्या करते हैं, बाकी हमारे पावर स्टोर करते हैं, सही है। कैपेसिटर हमारा एनर्जी को स्टोर करता है किसके फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में, और इंडक्टर हमारा एनर्जी को स्टोर करता है किसके फॉर्म में, ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, सही है। फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा था इंडक्टर। तो इंडक्टर यूज करता है, इंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, कैपेसिटर यूज स्टोर करता है एनर्जी को चार्ज के फॉर्म में, ठीक है। जब डिस्चार्ज होगा तो वापस दे देगा, ऐसे जब वो आप उस पर से वोल्टेज हटाएंगे तो वो इंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड उसका जैसे डिसॉल्व होगा वो करंट फ्लो करा देता है, सही है। तो सिर्फ हमारा रेजिस्टर में पावर कंज्यूम हो रही है, ठीक है। लेकिन सर्किट को चलाने के लिए ये कैपेसिटर और ये जो इंडक्टर है इनको भी पावर स्टोर करनी है, तो ये भी पावर इनको हमें देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बिना इसको दिए हमारा काम चल जाए। तो क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा पावर देनी पड़ती है कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से। तो एक टोटल पावर होती है हमारी अपरेंट पावर, जो टोटल पावर हम लोग दे रहे हैं सर्किट के अंदर, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं अपरेंट पावर। दिस इज द टोटल पावर सप्लाइड बाय द सोर्स टू द सर्किट, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज अपरेंट पावर, एस इक्वल्स टू VI, ये इसका फॉर्मूला होगा, सही है। तो अपरेंट पावर क्या है, ये टोटल पावर हम लोग दे रहे हैं, उसमें से जो कंज्यूम हो रही है रेजिस्टर के अंदर वो है हमारी एक्टिव पावर, सही। तो एक्टिव पावर है हमारे पास ये वाली जो कंज्यूम होती है रेजिस्टर के अंदर। तो एक्टिव पावर, अब इसका कुछ पार्ट जो होता है वो रेजिस्टर में कंज्यूम होता है और कुछ पार्ट हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है। तो जो इंडक्टर और कैपेसिटर में स्टोर होता है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टिव पावर। क्यों कहते हैं उसको रिएक्टिव पावर, वो अपने आप रिएक्ट कर रही होती है, वो जा रही है सर्किट से वापस आ रही है, यही काम है उसका, आ रही है जा रही है, लेकिन है वो सर्किट के अंदर, ऐसा नहीं है कि आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते,
ठीक है। तो वो जो रिएक्टिव, कुछ पार्ट इसका रिएक्टिव पावर में चला जाता है, कुछ पार्ट इसका एक्टिव पावर में चला जाता है। अब कौन सा पार्ट कितना जाएगा ये हमें बदलता है पावर फैक्टर से। जितना ज्यादा पावर फैक्टर होगा उतनी ज्यादा पावर हमारी रेजिस्टर में कंज्यूम हो रही होगी, कैपेसिटर इंडक्टर में कम कम हो रही होगी। और जितना कम पावर फैक्टर होगा उतनी ज्यादा पावर हमारी जो है वो रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर में जा रही होगी, और कम पावर हमारी रेजिस्टर में जाएगी, जो पावर फैक्टर हमारा कम होगा। ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ पावर एक्चुअली कंज्यूम इन द सर्किट टू द टोटल पावर सप्लाइड इन द सर्किट। सही है। टोटल पावर, तो हमारे पास टोटल पावर है एस और कंज्यूम पावर है हमारी पी। एस पी डिवाइड बाई एस जो होता है वो हमारा कॉस फाई है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये प्रैक्टिकल उससे है। चलो कोई बात नहीं, बहरहाल इतना समझ में आया। अपरेंट पावर क्या है? टोटल पावर। एक्टिव पावर क्या है? वी आई कॉस फाई। वी आई हमारी टोटल पावर थी, कॉस फाई हमारा पावर फैक्टर होता है कि कितना, अगर ये 0.8 है इसका मतलब 80% पावर हमारी जा रही है रेजिस्टर के अंदर, एक्टिव पावर है। सही है। फिर हमारे पास रिएक्टिव पावर होगी, क्यों? वो हमारे साइन फाई होगी, जस्ट इसका जितना बचेगा अपोजिट वो रहेगा। ठीक है, समझ में आया? अपरेंट पावर क्या है, एक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है। एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर आती है तो यही सारी चीजें लिख देना एग्जाम में। ठीक है, भूलना मत, बता रहा हूँ। और कभी कभी लड़के उल्टा सीधा लिख देते हैं, एक्टिव को रिएक्टिव, रिएक्टिव को एक्टिव। ऐसा मत करना, 2-3 बार इसको देख लेना, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ तुम लोग। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टिव लोड था, फिर हमने पावर फैक्टर इसका होता है 1, क्योंकि इसमें कॉस फाई मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर है ही नहीं, तो सारी की सारी पावर हमारी रेजिस्टर में कंज्यूम हो रही है। इसका मतलब इसका पूरा पूरा पावर फैक्टर है हमारा 1। पावर फैक्टर 1 है तो सारी की सारी पावर हमारी एक्टिव पावर हो गई, एस वी आई इंटू 1। और इसलिए ये वाली जो वी आई है, ऐसी पी भी हमारी वी आई होगी। और क्यू जो है वो साइन फाई होता है, फाई हमारा है 0। पावर फैक्टर यहाँ पे फाई जो है, ये वाला फाई, ये एक्चुअल में इसका फेज एंगल है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। तो 0 होने की वजह से कॉस 0 होता है 1, और यहाँ पर एंगल 0 है तो साइन 0 होता है हमारा 0। ठीक है, तो पावर फैक्टर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं थीटा से, जो इन दोनों के बीच में जो फेज होगा, फेज डिफरेंस होगा करंट और वोल्टेज के बीच में, उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं पावर फैक्टर। वो फेज डिफरेंस पावर फैक्टर नहीं है। बहुत बार लोग ये लिख देते हैं पावर फैक्टर इज द phase difference between current and voltage. No, power factor is not the phase difference between current and voltage. Power factor is the cosine of that phase difference. सही है, उस फेज डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे cos फाई करके। ठीक है, जब हम उसका cos लेंगे तो हमारे पास पावर फैक्टर आ जाएगा। ओहो, 17 मिनट्स हो गए ऑलरेडी। फिर हमारे पास है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हमारे पास सेम जैसा हमने उसके लिए एनालिसिस करी थी, एनालिसिस हमने करी थी इसकी। अब हमारे पास ये वेव फॉर्म है। इस वेव फॉर्म में क्या हो रहा है, हमारा आई लैग कर रहा है, आई यानी करंट हमारा लैग कर रहा है 90 डिग्री से। तो अगर हमारा वोल्टेज ऐसे जा रहा है तो इसके पीछे 90 डिग्री हमारा करंट आ रहा होगा। सही है, ये होता है रिलेटिव। ऐसा नहीं है कि हमें एक्स एक्सिस पे वीएल को ही रखना है, ये रिलेटिव है। आप इसको कहीं भी घुमा दीजिए, जैसे यहाँ पे देखो ये ऐसे वीएल इधर आई दिखा रहा है, हमने वीएल को ऊपर कर दिया, आई नीचे आ गया। लेकिन अब भी अगर आप यहाँ ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज तो आई पीछे चल रहा है और वी आगे चल रहा है ना। तो ये रिलेटिव है, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे वी शेप में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें ये शो करना है कि ये वीएल है और इससे 90 डिग्री पीछे हमारा आई चल रहा है, अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो। अब 90 डिग्री पीछे चल रहा है तो इसका वेव फॉर्म कैसे होगा? वेव फॉर्म इसका ऐसा होगा, देखो यहाँ से हमारा वी स्टार्ट हुआ और ये 90 डिग्री था, ये π/2 था ना हमारे पास। देखो ये हमारा π/2 है, तो अब यहाँ से हमारी करंट की वेव फॉर्म स्टार्ट होगी। तो यहाँ से करंट की वेव फॉर्म स्टार्ट हुई, ये वाली। सही है, तो ये हो गया हमारे पास करंट और वोल्टेज का वेव फॉर्म। ठीक है, अब इसका पावर वेव फॉर्म कैसा होगा? तो अब इसी के अकॉर्डिंग यहीं से हम लोग इसको नीचे, जब तुम एग्जाम में बनाओ तो इसी को प्रोजेक्ट कर लेना नीचे की तरफ, और फिर वहां पे पावर वेव फॉर्म बनाना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उन पोर्शंस में जहां पे दोनों पॉजिटिव है, जैसे ये वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक का पोर्शन, इसमें दोनों पॉजिटिव है तो ये हमारे पास पावर पॉजिटिव होगी, ये वाला। और जब दोनों नेगेटिव होंगे, जैसे ये वाला पोर्शन, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, जब ये दोनों नेगेटिव होंगे तब भी हमारी पावर पॉजिटिव होगी। लेकिन जब दोनों अपोजिट साइन के होंगे, जैसे वोल्टेज या नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है, तो अब पावर हमारी नेगेटिव होगी, कि प्लस माइनस माइनस होता है ना। ऐसे यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव है लेकिन करंट नेगेटिव है, अगर इसको हम लोग इधर एक्स्ट्रापोलेट करें तो करंट हमारी नेगेटिव है, तो इस हाफ साइकिल के लिए पावर हमारी नेगेटिव हो जाएगी। सही है, ये बात थोड़ी सी ध्यान रख। अगर तुमने ये वेव फॉर्म सही बनाई तो फिर इसका प्लस माइनस देख के ये वाली वेव फॉर्म भी बहुत आसानी से सही बन जाएगी। एग्जाम में आती है, किसी न किसी एक सर्किट की जरूर आएगी। सही है, उसके बाद सेम वे में इसका इंस्टेंटेनियस पावर इसकी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, P इक्वल्स टू VI। ठीक है, यहाँ पे हमें वोल्टेज एंड करंट आर नॉट इन फेज क्वांटिटी इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। करंट लैग 90 डिग्री बाई वोल्टेज, मतलब वोल्टेज से जो है वो 90 डिग्री पीछे चल रही होगी हमारी करंट, या ये कह सकते हैं कि वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री से, जो भी मतलब रिलेटिव है, ऐसा कोई एक लीड करेगा तो दूसरा लैग करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात। फिर इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल्स टू VI, VI की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, V हमारा VM sin ओमेगा टी, I हमारा IM sin ओमेगा टी। तो sin ओमेगा टी माइनस 90, क्योंकि 90 डिग्री पीछे चल रहा है। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि ओमेगा टी माइनस 90, sin 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा।
और ये हो गया फिर वीएम आई एम बाई टू। तो इन दो इसको फिर से हम लोग वही वीआरएमएस आईआरएमएस वाले में ब्रेक कर लेंगे और यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी पी इक्वल्स टू माइनस वीआरएमएस आईआरएमएस साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखने की बात ये तुम्हें दिख रहा है पावर है हमारे पास, ये किसकी वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू, ये एवरेज पावर की वैल्यू नहीं है। सही है, कैसी पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर है, एवरेज पावर नहीं। तो अगर इसका हम एवरेज हम निकालें तो यहाँ पे एक ही टर्म है और उसके साथ भी साइन 2 ओमेगा टी लगा हुआ, और मैंने क्या बताया था, कॉस ओमेगा टी मतलब कोसाइन वेव और साइन वेव का एवरेज 0 होता है, क्योंकि ऊपर भी चल रही होती है नीचे भी चल रही होती है। तो इसीलिए इस कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी एवरेज पावर 0 होगी, तो इसलिए हमारे पास पी एवरेज यहाँ पर आएगा 0। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, हम लोग यहाँ से चाहे कर भी सकते हैं आप लोग, जब 2 पाई रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 0 आने ही आना। तो पी एवरेज हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा, हेंस द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज 0। अब आप कहेंगे सर एवरेज पावर 0 हो रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी पावर रिएक्टिव पावर है। सही, क्योंकि कंज्यूम नहीं हो रही ना, वो रिएक्टिव पावर क्या करती है, जाती है और आ जाती है वापस, है ना। तो इसी तरह से इस सर्किट में सारी की सारी पावर जो जा रही है वो रिएक्टिव पावर है, एक्टिव पावर बिल्कुल 0 है। सही है, क्यों, इसका क्या है, देखो वोल्टेज, इसका एंगल क्या है 90, तो एक्टिव पावर क्या होती है हमारी, पावर होती है हमारी वी आई कॉस फाइव, और कॉस 90 कितना होता है 0। सही है, पावर फैक्टर क्या होता है कॉस फाइव, कॉस 90 क्या होता है 0, तो इसका पावर फैक्टर 0 है, यानी कि जितनी भी पावर हम लोग इसमें दे रहे हैं उसका 0% यूज हो रहा है एक्टिव पावर में। और रिएक्टिव पावर होती है वी साइन फाइव, साइन फाइव हमारा 90, तो साइन 90 होता है 1, यानी कि सारी की सारी पावर जो हमारे पास अपरेंट पावर हम लोग दे रहे थे वो सारी की सारी एज अ रिएक्टिव पावर जा रही है सर्किट में, एक्टिव पावर बिल्कुल नहीं है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। क्लियर है, चलो फिर सेम वे में कैपेसिटिव सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा बस करंट लीड कर रहा होगा यहाँ वहां पे वोल्टेज लीड कर रहा था, करंट लैग कर रहा था, यहाँ पे करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा। सही है, सेम वे में कोई इसमें फर्क नहीं है। अब क्या होगा, अब जहां हमारे पास वोल्टेज के यहां से शुरू हो रही थी करंट, अब इसके -90 यहां से हमारे पास करंट स्टार्ट हो रही हो, लेकिन ओरिजिन है तो हम लोग ये दिखा देंगे भाई यहाँ पे करंट की पीक आई हुई है, इस टाइप से हम लोग वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेंगे। और सेम वे में जैसे उसकी पावर वेवफॉर्म ड्रॉ करी थी वैसी पावर वेवफॉर्म सेम वे में इसकी ड्रॉ करेंगे, जहां दोनों पॉजिटिव है वहां पावर पॉजिटिव होगी, जहां दोनों नेगेटिव है वहां पे पावर पॉजिटिव होगी, और जहां पे एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है वहां पे पावर नेगेटिव होगी। ठीक है, सेम पावर फैक्टर इसका cos फाइव, फाइव यहाँ पे भी 90 है, वहां प्लस 90 था माइनस 90 था, और cos में फर्क नहीं पड़ता, cos प्लस भी सेम होता है, cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, है ना। तो इसी वजह से cos माइनस 90 भी cos 90 होगा और ये हो जाएगा 0 हमारे। सही है, तो पावर फैक्टर 0 है, इसका मतलब सारी की सारी पावर फिर से क्या है, रिएक्टिव है, बिल्कुल भी एक्टिव पावर इसके अंदर नहीं है, इसलिए पी एवरेज भी 0 हो जाएगा, एवरेज पावर कंजम्पशन भी 0 है यहाँ पे, और पी जो हमारा एक्टिव पावर है वो भी 0 है, और जो रिएक्टिव पावर है वो टोटल अपरेंट पावर एंड रिएक्टिव पावर दोनों यहाँ बराबर हो जाएंगी, Q इक्वल्स टू V इंटू आई। सही है, चलो तो ये पावर के सारे हमने डिस्कस कर ही लिए। इसके बाद आता है हमारे पास सिंगल फेज एसी ऑन आरएल सर्किट। अब हमारे पास इनके कॉम्बिनेशन है, अभी हमने प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव पे देखा, अब इनका कॉम्बिनेशन है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब रजिस्टर में जो एंगल था वो 0 था और इंडक्टर में एंगल 90 था, तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में कहीं होगा भाई, या तो 0 से ज्यादा होगा 90 से कम होगा, अब वो कहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि रजिस्टर बड़ा है या इंडक्टर बड़ा है। समझ आई बात, जो ज्यादा बड़ा होगा अपनी तरफ खींचेगा, है ना, जिसमें ज्यादा ताकत होगी, टग ऑफ वॉर तो खेला ही होगा तुम लोगों ने, खैर बरा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, फ्रॉम द आरएल सर्किट डायग्राम, यहाँ पे हमने एक अदर सर्किट हमें बनाना है और इसमें लिखना है केवीएल, हमने इसमें लगाया केवीएल के थ्रू V इक्वल्स टू वी आर प्लस वीएल हो जाएगा। V है हमारे पास वीएम साइन ओमेगा टी, वी आर है हमारा आई इंटू आर, और वीएल है हमारा आई इंटू एल। सही है, और यहाँ पे जब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा होगा पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे हमारे पास, ठीक है, पोलर और रेक्टेंगुलर फॉर्मेट। तो जो हम कार्टेशियन रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई नॉर्मल हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास एक्सेल के साथ होगा जे एक्सएल। सही है, तो ये होगा हमारा आई इंटू जे एक्सएल, ये प्लस में रहेगा हमारे पास, तो v जो होगा आई इंटू आर प्लस जे एक्सएल आ जाएगा, v अपॉन आई हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं इम्पिडेंस, आर प्लस जे एक्सएल को, आर प्लस जे एक्स को कहते हैं हम लोग इम्पिडेंस। एक्स अब कैसा भी हो सकता है, एक्स एक्सएल भी हो सकता है, एक्सी भी हो सकता है, एक्सएल माइनस एक्सी भी हो सकता है। जेड हमारा इम्पिडेंस होता है, आर हमारा रेजिस्टेंस होता है, और एक्स हमारा होता है रिएक्टेंस। क्या होता है, रिएक्टेंस। एक्सएल क्या था हमारा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी क्या था हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सही है, तो यहां से हम लोग जेड फाइंड आउट कर लेंगे, जेड क्या आ गया हमारा, आर प्लस जे एक्सएल, जेड है हमारा क्या, इम्पीडेंस। सही है, तो आरएल सर्किट का इम्पीडेंस क्या है हमारे पास, आर प्लस जे एक्सएल। ठीक है, जैसे डीसी में रेजिस्टेंस होता है, एसी में इंपीडेंस होता है, वी अपॉन आई, तो वी अपॉन आई हमारा इंपीडेंस हो गया आर प्लस जे एक्सएल। अब हमें यहां से अगर इसको पोलर फॉर्मेट में अगर हम लोग
कन्वर्ट करें पोलर कोऑर्डिनेट में, तो यहां से हमारे पास इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा √r² प्लस XL², और जो एंगल है इसका दैट विल बी tan इनवर्स XL ओवर R। हमेशा एंगल जो होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। इमेजिनरी हमारे पास यहाँ पे एक्सएल है प्लस का, तो एक्सएल आ गया ऊपर प्लस का और नीचे आर आ गया प्लस का, सही है। तो ये हो गया हमारा एंगल। ये जो फाई है ये वही फेज एंगल है जिसमें जो फेज डिफरेंस होगा दोनों वोल्टेज और करंट के बीच में, सही है। तो ये फेज डिफरेंस हम लोग इजीली इंपेडेंस से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना डेरिवेशन हम लोग को करना है जब सिंगल फेज सर्किट आएगा आरएल या आरसी पे, तो वो डेरिवेशन में यही पूछेगा कि इसका आप इंपिडेंस डेराइव करके दिखाइए। वहां फिर करंट नहीं पूछेगा आपसे, वहां पे वो इंपिडेंस पूछेगा। तो ये इतना काम हम लोग को करना है इंपिडेंस का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए। ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो गया, ये पोलर फॉर्म में, यहां तक हम लोग को लिखना है कि ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये हमारा फेज है, सही है। फिर आती है बात वही इंस्टेंटेनियस पावर की। जब 6 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इंस्टेंटेनियस पावर्स भी आपसे पूछ लेगा वो। तो P इक्वल्स टू VI होता है हमारा, V हमारा VM sin ओमेगा t है और I जो है हमारा वो है IM sin ओमेगा t माइनस 5। क्योंकि ये इंडक्टिव है तो इंडक्टिव में लैग कर रही होगी करंट हमारी जरूर, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस भी है तो 90 डिग्री से लैग नहीं करेगी, है ना। लेकिन कुछ भी होगा, कोई तो एंगल होगा, तो वो एंगल हमने क्या कंसीडर किया, हमने फाई कंसीडर किया, दैट इज tan इनवर्स XL ओवर R। वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर ही रहे हैं। तो हमारे पास sin ओमेगा t माइनस फाई यहाँ पर आ जाएगा, V मैक्स I मैक्स और sin ओमेगा t इंटू sin ओमेगा t माइनस फाई। यहाँ पे हम लोग sin A sin B वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो उससे हमारे पास ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा साइन cos A प्लस बी और cos A माइनस बी, है ना। तो cos यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos फाई सिर्फ, और यहाँ पे आ जाएगा cos 2 ओमेगा t माइनस फाई, ठीक है। ये होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी डिवाइड बाई 2, सही है। तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा इतना। इसको बस हमारे पास दो टर्म आ गए, VM IM बाई 2 cos फाई, ये कांस्टेंट है और ये वाला वेरिएबल, इसमें ओमेगा टी आ रहा है हमारे पास। तो ये दो टर्म हमारे पास आ गए, और ये देखे तो इसको 2 को दोनों के नीचे लेंगे, VRMS IRMS हो जाएगा, ये भी VRMS IRMS हो जाएगा, सही है। तो अब अगर इसकी एवरेज वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म हमारे पास सिर्फ बच जाएगा, सही है। इसकी एवरेज वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो जो भी आएगा बहरहाल। वेक्टर सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज कॉल्ड इंपेडेंस ऑफ सीरीज आरएल सर्किट। मैंने कहा इंपेडेंस की, हाँ ये इंपेडेंस की डेफिनेशन है। कभी कभी एग्जाम में इंपेडेंस की डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं तो डायरेक्टली हम अगर इंपेडेंस की डेफिनेशन पूछा उसमें तो एक ये लिखना है, इंपेडेंस द ऑपोजिशन टू अल्टरनेटिंग करंट प्रेजेंटेड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इन अ सर्किट, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट भी लिख देना, वेक्टर सम ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज कॉल्ड इंपेडेंस ऑफ सीरीज आरएल सर्किट, सही है। फिर इसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने से काम चल जाएगा, जनरली होता है कि वेव फॉर्म भी पूछते ही हैं कि भाई आप वेव फॉर्म ड्रॉ करके दिखाइए, सही है। तो ये हमारा फेजर डायग्राम है कि यहाँ पे हमारा V है और यहाँ पे VR है, यहाँ पे VL है, ठीक है। VL क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा होगा 90 डिग्री से, ठीक है, और इन दोनों के बीच में हमारे पास एक V आ जाएगा और VR के साथ हमारी I, क्योंकि ये सीरीज में है तो I यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी दोनों के अंदर, ठीक है। तो VR में हमारा I जो है IL IR दोनों सेम है, तो यहाँ पे हमारे पास करंट हो जाएगी ये वाली, और इस वोल्टेज का रिजल्टेंट हम लोग ले लेंगे V, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा। तो ये जो फाई, ये हमारा एंगल होगा फाई, जो करंट हमारी लैग कर रही होगी वोल्टेज से, ठीक है। चले, तो ये पावर फैक्टर इसका हमें cos फाई फाइंड आउट करना है, तो फाई हमें पता चली गया था यहाँ से tan इनवर्स XL ओवर XR, बस यहीं से हम लोग रख देंगे cos के लिए, cos फाई के लिए। तो अगर वोल्टेज ट्राइंगल से अगर हमें पता करना है, ठीक है, ये VR है, ये V है और ये VL है, ठीक है। तो अगर यहाँ से cos फाई पता करना है तो हम लोग VR ओवर V कर देंगे, ठीक है। VR क्या था IR और V हमारा IZ, R ओवर Z हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। साइन फाई फाइंड आउट करना है तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है, सेम वे में यहाँ रख देंगे, VL ओवर V हो जाएगा तो XL ओवर Z हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। जनरली हमें इंपेडेंस दिया होगा, फाई वहां से कैलकुलेट कर लेंगे, सीधे cos फाई में वैल्यू रखेंगे, पता चल जाएगा पावर फैक्टर क्या है, सही है। फिर इसकी वेव फॉर्म्स हो गई। वेव फॉर्म में अब इसको 90 डिग्री से पहले ले आना है करंट, ठीक है, 0 से आगे और 90 से पहले, और यहाँ लिख देंगे ये जो फेज डिफरेंस है ये फाई है, सही है। जनरली एग्जाम में 3 ट्राइंगल भी बनाने को बोलता है, 3 में से कभी कोई एक पूछा जाए, जैसे वोल्टेज ट्राइंगल है हमारे पास, इंपेडेंस ट्राइंगल है और पावर ट्राइंगल है, ठीक है। ये हमारा इंपेडेंस ट्राइंगल है, ये वोल्टेज ट्राइंगल है और ये पावर ट्राइंगल। ये वेव फॉर्म करंट वोल्टेज की हो गई, ये वेव फॉर्म पावर की हो गई, सही है। इसको देखो, जब तुम ये बना लोगे तो ये बनाना बहुत आसान है, बस उसको यहाँ से क्या करना है, उसको प्रोजेक्ट करना है नीचे। इजी तो तुम कर ही रहे हो यार, इतनी तैयारी कर रहे हो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की, तो यहाँ से नीचे प्रोजेक्ट करना है उसको पहले, फिर नीचे एक्सेस पे ये देख लेना जहां दोनों पॉजिटिव है वहां पावर पॉजिटिव बना देना, इससे थोड़ी बड़ी, क्योंकि स्क्वायर वेव में थोड़ा सा इस टाइप से, और जहां ये दोनों अपोजिट साइन के वहां
पावर हमारी नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है ना। फिर हमारे पास 3 ट्राइंगल होंगे, तीनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम, कुछ नहीं। देखो जैसे हमारे पास ये रेजिस्टेंस, इंपेडेंस और ये इंडक्टर है, इंडक्टेंस है, ठीक है। ये होगा हमारा इंपेडेंस ट्राइंगल, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और इंपेडेंस, ठीक। अब इसी में अगर आई का मल्टीप्लाई कर दो तो आई जेड हो गया, तो ये हमारा हो गया वोल्टेज, टोटल वोल्टेज। इसमें करेंगे आई एक्सएल हो जाएगा तो ये वीएल हो जाएगा हमारा इंडक्टेंस का वोल्टेज। और इसी में अगर आर में आई का मल्टीप्लाई करें तो रेजिस्टर का वोल्टेज होगा, ठीक है। अब इसमें दोबारा से आई का अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो वी आई क्या होगा हमारा टोटल एस जो था हमारे पास, अपरेंट पावर होता है हमारे पास वी आई, और वीएल इंटू आई क्या होगा हमारे पास, यानी आई स्क्वायर एक्सएल, ये हमारा क्यू होगा जो इंडक्टर में पावर जा रही है, और आई स्क्वायर आर जो हमारी रेजिस्टर की पावर होगी। तो एक अगर आपने ये इंडक्टर वाला बस याद कर लिया, इसमें एक बार आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज आ जाएगा, तो आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगी। सही है, तीनों ट्राइंगल बहुत आसान है याद करने। एक याद कर लो बस, ये इंपेडेंस वाला, ये इंपेडेंस है, ये इंडक्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है। कैपेसिटेंस का जस्ट इससे अपोजिट होगा, वो नेगेटिव में होगा उसमें, तो नीचे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। एवरेज पावर मैंने बताया कि हमारे पास 2 टर्म आएंगे, 2 टर्म में से इस वाले टर्म की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी हमारे पास, 0, सेकंड टर्म विल बी 0 और फर्स्ट टर्म हमारे पास, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा Vm/2 cos phi, क्योंकि हम लोग ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो P एवरेज VRMS IRMS इनटू cos phi, ये हमारा एवरेज वैल्यू हो गई पावर की, ठीक है। PF पावर फैक्टर हमने डिस्कस कर ही लिया, R/Z, Z की चाहे यहाँ वैल्यू रख लो, R² प्लस XL² तो भी हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। और साइन फाई हम लोग लेंगे तो एक्सएल ओवर आई स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो टोटल अपरेंट पावर है वो क्या है, वी आई या आई स्क्वायर जेड या वी स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। और पावर ट्राइंगल से हम लोग देखते हैं पी प्लस जे क्यू है, ये हमारा अपरेंट पावर हो गया। एक्टिव पावर क्या होगी, वी आई कॉस फाई, इसी में सब में कॉस फाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। या आई स्क्वायर आर कह सकते हैं इसको, जो हमारी रजिस्टर में कंज्यूम हो रही है वो हमारी एक्टिव पावर है। फिर जो इंडक्टर में कंज्यूम हो रही है वो हमारी रिएक्टिव पावर है, इसको हम लोग वी आई साइन फाई भी कह सकते हैं, ठीक है। इनमें जो वैल्यू हमें पता होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं। और ना अगर सिर्फ वो पूछता है कि इस डेरिवेशन करो और फिर इसका अपरेंट पावर एक्टिव पावर भी बताओ क्या है, तो हमें ये सारी चीजें इसमें लिख देनी, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर आरसी सर्किट हो, यहाँ देखो फिर मैंने ये गलती करी, जल्दी के मकाम ऐसे ही होते हैं मेरे, तो ये जो है आरसी सर्किट डायग्राम, सही। पीडीएफ में इसको मैं चेंज कर दूंगा, सही, टेंशन मत लो, पीडीएफ में एकदम सही वैल्यू आएंगी। तो आरसी सर्किट डायग्राम अगर हमारे पास है ऐसे, तो फिर से वही जो हमने वहां किया है वो यहाँ करेंगे, V इक्वल टू वी आर प्लस वी सी। बस यहाँ पे जो C है वो माइनस जे एक्ससी होगा, वहां पे प्लस जे एक्सएल था, यहाँ पे माइनस जे एक्ससी होगा। बस इतना ही चेंज है पूरे डेरिवेशन में, जहां जहां एक्सएल था वहां माइनस एक्ससी आप लगाते जाइए, सारे काम होते जाएंगे। सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड में जैसे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर था, वैसे आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम लोग साइन को कंसीडर नहीं करते हैं, करेंगे तो भी अगर माइनस एक्सी का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो ही जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड में आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर रहेगा, और tan इनवर्स यहाँ पे माइनस एक्सी ओवर आर रहेगा, ठीक है। ये इतना डेरिवेशन हो गया इंपेडेंस का। फिर पावर, इंस्टेंटेनियस पावर में सेम, जहां पे हमारे पास माइनस फाइव था अब यहाँ पे प्लस फाइव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट लीड कर रही है हमारी, वो हमने वोल्टेज को रेफरेंस लेके चल रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे करंट हमारी फाइव से लीड कर रही हो, तो उसी के अकॉर्डिंग वही फॉर्मूला फिर से यहाँ लगेगा, साइन ए साइन बी वाला, ठीक है। तो सेम वैल्यू हमारे पास आएगी, सिर्फ यहाँ पे माइनस फाइव की जगह प्लस फाइव आ जाएगा कैपेसिटर वाले में, ये माइनस सेम रहेगा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे प्लस फाइव आएगा इसकी जगह। अब इसमें भी हम इसका एवरेज निकालेंगे, ये 0 हो जाएगा, और सेम वी एम आई एम कॉस फाइव, हमें वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, वही हमें पी एवरेज यहाँ पर भी मिल जाएगा पावर का, ठीक है। इसका फेजर डायग्राम जस्ट उसका अपोजिट होगा, यहाँ वोल्टेज होगी, करंट इसमें, सॉरी ये वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस का वोल्टेज है ये वाला, और ये कैपेसिटर का वोल्टेज है। तो कैपेसिटर में वोल्टेज 90 डिग्री लैग कर रहा होगा, करंट हमारी यहीं पे, तो करंट से कैपेसिटर का वोल्टेज 90 डिग्री लैग करेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा टोटल वो हमारे पास यहाँ पे आके मिलेगा। तो जो वोल्टेज है वो 5 डिग्री से करंट के पीछे चल रहा होगा, सही। तो वोल्टेज लैग करेगा 5 डिग्री से, या कह सकते हैं करंट लीड करेगा उसको, तो रिलेटिव है, मैंने पहले बताया, ठीक है। Z हमारे पास क्या होगा, ये हमारे Z आ गया, R माइनस जे एक्सी, इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे पोलर में तो आई स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर हो जाएगा, और फाइव हमारे पास tan इनवर्स से निकल ही जाएगा, tan इनवर्स माइनस एक्सी ओवर आर, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैंने एक्सेल ही लिखा हुआ है, क्या हो गया है मुझे भाई, चलो हो गया एक्सेल। उसके बाद पावर फैक्टर, पावर फैक्टर हमारा कॉस पाई है, वहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे पाई, और वहां से कॉस फाई में रख देंगे, वही बेस अपन हाइपोटेन्यूज, जो काम हमने इंडक्टेंस में करे सेम काम सारे सारे आरसी सर्किट में करने हैं। देखो देखने से लग रहा है 3 स्लाइड हैं, बहुत भरी भरी सी, तो आ गया आरसी सर्किट 1 2 और 3, है ना। लेकिन जब तुम लिखने बैठोगे तो 1.5 पेज में खत्म हो जाएगा पूरा, सही है। ये वेवफॉर्म हमें बनानी है, वहां पे ऐसे हम लोगों ने करंट लैग करते हुए दिखाए थे, यहाँ करंट लीड करेगी, यहाँ पे करंट को
ओरिजिन से चाहे बना लो, फिर वोल्टेज को 90 डिग्री से पहले पहले हमें यहाँ पे ले आना है, इंट्रोड्यूस कर देना। ठीक है, ये वोल्टेज की वेव फॉर्म हो गई, ये करंट की वेव फॉर्म हो गई। एक काम तुम इसमें कर लेना बस, ये गलती मत करना तुम। यहाँ पे भी जैसे हमने वहां पे वोल्टेज का इंपिडेंस ज्यादा था, यहाँ पे भी वोल्टेज का ही इंपिडेंस ज्यादा रखा। सही है, मतलब वोल्टेज का इंपिडेंस मैग्नीट्यूड, यहाँ पे भी वोल्टेज का ही मैग्नीट्यूड ज्यादा रखना। जैसे करंट है तो इसको छोटा बना देना थोड़ा, और वोल्टेज को ऊपर कर देना। ठीक है, ये गलती से पहले से था, फिगर मैंने चेक नहीं कर पाया था इसको। ठीक है, उसके बाद सेम वे में पावर हमारी जैसे ड्रॉ होनी है वैसी होगी। जैसे इन्होंने यहाँ पे से बनाया, वोल्टेज यहाँ पे, करंट पीछे से आ रही है, तो करंट लीड कर रही है वोल्टेज को, लेकिन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बड़ा है, करंट का कम। ठीक है, ये पावर का वेव फॉर्म हो गया। सेम वे में जस्ट उसका अपोजिट, जितने ट्रायंगल हमने वहां पे बनाए थे, अब बस उसको ट्रायंगल को उल्टा कर दो, मिरर इमेज होगी उसकी। सही है, जेड हमारा नीचे की तरफ पहले ऊपर जा रहा था, अब नीचे की तरफ ऐसे जा रहा होगा, यहाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आरसी सर्किट का। ठीक है, अब आता है हमारे पास इसके मतलब एवरेज पावर, मैंने बता ही दिया कि एवरेज पावर ये इतनी आ जाएगी, वो सेकंड टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ये सब हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। सारी इसमें जो अपरेंट पावर है वो भी होगी, इनमें तीनों तरह की पावर होगी, है ना, क्योंकि दोनों टर्म्स हैं इसके अंदर। तो एस जो होगा वो पी प्लस जे क्यू होगा, वी स्क्वायर ओवर जेड होगा, एक्टिव पावर हमारी आई स्क्वायर आर होगी, और रिएक्टिव पावर हमारी आई स्क्वायर एक्सएल होगी। ठीक है, या वी स्क्वायर ओवर एक्सी, जैसे भी लिखना चाहें। तो पी प्लस जे क्यू मतलब पी हमारी एक्टिव पावर है और क्यू हमारी रिएक्टिव पावर है। ये क्या है हमारा आरसी सर्किट। ठीक है, अब आता है हमारे पास आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट भी आरसी सर्किट की तरह बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपने प्योरली रेजिस्टिव देख लिया, प्योर इंडक्टिव देख लिया, प्योर कैपेसिटिव देख लिया, फिर आपने आरसी भी देख लिया, आरएल भी देख लिया। तो अब इसमें हमारे पास रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस दो तरह के होते हैं, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। सही है, तो इसमें हमारे पास तीनों चीजें सीरीज में लगी हुई हैं और ये दोनों अपोजिट है। ठीक है, फेजर डायग्राम में जो कैपेसिटर है वो नीचे की तरफ ले जा रहा है वोल्टेज को, इंडक्टर ऊपर की तरफ ले जा रहा है। सही है, तो अब इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा और उसकी तरह हमारा सर्किट बिहेव करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो रहेगा वहीं के वहीं जहां पर है। इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, मान लो इंडक्टर ज्यादा है तो ये इंडक्टिव आरएल सर्किट की तरह वर्क करेगा, अगर कैपेसिटर ज्यादा है तो आरसी सर्किट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, यही मैंने तीन केसेस यहाँ पर डिस्कस करे हैं, सबने मतलब बुक में यही तीन केसेस हैं, या तो एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, एक्सएल इज स्मॉलर देन एक्सी, और एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी। जहां एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हुआ उसको कहते हैं हम लोग रेजोनेंस। रेजोनेंस का भी एक टॉपिक है अलग से, पर यहाँ पे समझ लो कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। सही है, उसमें दोनों की दोनों क्वांटिटी हमारी इन फेज आ जाएंगी, अब कोई भी फेज डिफरेंस नहीं रहेगा। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे जैसे हमने पिछला एनालिसिस किया था, केवीएल लगाया था, उसमें वैल्यूज रख दी थी, फिर वहां से हमारे पास सेम वे हमें यहाँ करना है, दोनों को कंबाइन कर दिया बस। वहां पे जेएक्सएल और माइनस जेएक्सी था, यहाँ पे दोनों को जेएक्सएल माइनस जेएक्सी दोनों रख दिया, तो जे इंटू एक्सएल माइनस एक्सी होगा। ये हमारा एक्सएल माइनस एक्सी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। सही है, तो जब एक्सएल बड़ा है तो ये हमारा इंडक्टिव होगा, और जब एक्सी बड़ा है तो हमारा ये कैपेसिटिव हो जाएगा। फिर माइनस जे एक्सी माइनस एक्सएल कर देंगे, एक्सी बड़ा है तो उसको आगे ले लेंगे, है ना, समझ आ रही है ना बात। एक्सएल माइनस एक्सी, माइनस हमने बाहर ले लिया क्योंकि एक्सी हमें पता है कि इसका रिजल्ट जो नेगेटिव भी आएगा, तो हमने पहले ही इसको बाहर लिया, इससे अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, कुछ भी आया हमारे पास। ठीक है, एक्सी माइनस एक्सएल। यहाँ से सेम जितने हमने फॉर्मूले वहां लगाए हैं वही सब हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। फेजर डायग्राम बस देख लेना, फेजर डायग्राम यहाँ पे जो हमारा है वो वीएल हमें बड़ा बनाना है, वीसी छोटा बनाना है, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी है तो, और फिर वी हमें ऊपर की तरफ ले जाना है इंडक्टर की तरफ, और यहाँ पे हमें उल्टा कैपेसिटर की तरह बनाना है, वीसी बड़ा बनाएंगे, वीएल छोटा बनाएंगे, और यहाँ से वी जो जाएगा वो कैपेसिटर की तरह नीचे की तरफ जा रहा होगा। सही है, ये फेजर डायग्राम हो गया इसका। सेम वेव फॉर्म जैसी आरएल और आरसी के लिए थी वैसे हमारे पास यहाँ आ जाएंगी, और उसके बाद जब एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होगा तो इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। प्रिडोमिनेटली आर सर्किट की तरह ये वर्क करता है, इसको हम लोग रेजोनेंस भी कहते हैं, ये आरएलसी सर्किट में हमारे पास आती है। अब आरएलसी सर्किट डायग्राम में अगर हम लोग ये देखें वीएल प्लस वीसी, इसमें भी अगर हम लोग लगाएं, आरएलसी सर्किट नहीं बनाया मैंने यहाँ पे, अच्छा वो तो बना हुआ था ही ना पहले, अगर इसमें भी हम लोग लगाएंगे केवीएल तो हमारे पास वही वैल्यूज आएंगी, और वीएल और वीसी ये दोनों के अपोजिट है तो एक दूसरे को ये कट कर देंगे, माइनस जे एक्सी यहाँ पे आएगा और ये प्लस जे एक्सएल आएगा। तो क्योंकि एक्सएल और एक्सी बराबर है तो इसीलिए इसमें ये आएगा प्लस जे एक्सएल और ये आएगा माइनस जे एक्सी। तो अगर एक्सएल एक्सी बराबर एक्स समझ लो उसको, तो माइनस जे एक्स प्लस जे एक्स ये दोनों हो गया कैंसिल, तो ये हो गया जीरो, तो वी इक्वल्स टू वी आर। तो टोटल जो वी होगा हमारा वोल्टेज वो सारा का सारा रजिस्टर में ही ड्रॉप हो रहा होगा। सही है, तो वहां से हमारा वी अपॉन आई इक्वल्स टू आर आ जाएगा। ये हमारे पास इंपेडेंस क्या होगा इसका, प्योरली रेजिस्टिव इंपेडेंस हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू आर, एंगल इसमें जीरो हो जाएगा। सही है, जो सेम रजिस्टर वाला था वही है। इसके बाद ये समरी होगी तीनों में क्या क्या चीजें होती हैं,
पोलर कोऑर्डिनेट कैसे होगा इसका, इंपेडेंस जो है पोलर में क्या होगा, रेक्टेंगुलर में क्या होगा, साइज टेबल में दे रखी है। इसको एक बार इसको रखना अपने पास मोबाइल में भी, सही है। एग्जाम में जाते थे भी एक बार देख के जाना इसको, ये टेबल है, ये समरी है पूरी कि इन दोनों इसमें प्लस 90 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, यानी वोल्टेज लीड करेगा इंडक्टर में, वोल्टेज लीड करेगा 90 डिग्री, कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करेगा यानी करंट लीड करेगी 90 डिग्री। सीरीज आरएल में जो फेज होगा वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक, मतलब वोल्टेज लीड कर रहा होगा 0 से 90 के बीच में। सीरीज आरसी में करंट लीड कर रहा होगा 0 से 90 के बीच में। और सीरीज आरएलसी में डिपेंड करेगा कि कौन सा केस हमारा बन रहा है, सही है। चलो, लीडिंग लैगिंग वो ये जो है पावर फैक्टर वो कहते हैं वहां पे। फिर आता है हमारा रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है, जैसा कि मैंने बताया, जब एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो जाता है, ऑलरेडी 40 मिनट्स हो गए, सॉरी। तो जब एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस, यानी कि अब जो कैपेसिटर और इंडक्टर है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। आ रही है ना बस, हाँ ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो अब हमारा जनरली रजिस्टर की तरह वर्क करेगा। लेकिन होता क्या है, जब हमारे पास अगर दोनों चीजें हैं हमारे पास और हम फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी जब पहले कम थी, जब फ्रीक्वेंसी कम थी तो हमारे पास इंडक्टर जो है वो ज्यादा पार्ट चल रहा था, इंपेडेंस हमारा बढ़ रहा था। एक पॉइंट होता है ना एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। अब इसमें बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है। एक्सएल की वैल्यू क्या है, देखो एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल यानी 2 पाई एफ एल, और एक्सी की वैल्यू 2 पाई एफ सी। तो 2 पाई एफ सी में सिर्फ एफ वेरिएबल है हमारे पास, और ओमेगा 2 पाई एफ एल में सिर्फ एफ वेरिएबल है। तो ये जो एफ आर है हमारे पास, अगर यहां से ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंगली इंपेडेंस इन दोनों का चेंज होता है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एक टाइम तक तो इंपेडेंस बढ़ता रहेगा हमारा, क्योंकि सॉरी ये है हमारा फ्रीक्वेंसी और करंट। हाँ, जैसे जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इंपेडेंस हमारा कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। जब ये छोटा होगा तो ये वैल्यू ज्यादा प्रोवाइड कराएगा, एक्सी जो है ज्यादा प्रोवाइड करेगा। जब ये बड़ा होगा तो ये वाला टर्म हमारा कम होता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हो जाएंगे उसको हम लोग कहते हैं जेड इक्वल्स टू आर, रेजोनेंस वाला। उसके बाद क्या होगा, जब हम उसके आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये टर्म तो कम होगा लेकिन ये बढ़ता चला जाएगा। जब ये बढ़ता चला जाएगा तो एक्सएल माइनस एक्सी जो है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास दो ग्राफ बन, ये है इंपेडेंस का ग्राफ। जैसे जैसे हम लोग, सॉरी ये करंट का ग्राफ है, ये इंपेडेंस का ग्राफ है। करंट के ग्राफ में क्या होगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले पहले, तब तक हमारी करंट इंक्रीज करती जाएगी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि वी अपॉन आर होता है, मतलब वी अपॉन जेड होता है, और जेड यहाँ पे आर इक्वल हो जाएगा। उसके बाद फिर जहां जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक्सएल मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी जैसे जैसे बढ़ेगी तो अब एक्सएल हमारा बढ़ता जाएगा, एक्सी से काफी बड़ा चला जाएगा। तो अब डिफरेंस फिर से बढ़ेगा, तो फिर से क्या होगा, हमारा इंपेडेंस बढ़ेगा। इंपेडेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट हमारी कम होती चली जाएगी। आई इक्वल्स टू वी अपॉन जेड एल। जेड एल का मतलब ये है कि यहाँ पे एल डोमिनेटिंग है ना। जो हमारा मतलब अब जो इंपेडेंस है वो इंडक्टिव टाइप है क्योंकि एक्सएल ज्यादा है। और यहाँ पे वी अपॉन जेड सी का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा जो इंपेडेंस है वो कैपेसिटिव टाइप है, कैपेसिटर हमारा डोमिनेटिंग है। तो अगर इससे नीचे जा रहे हैं हम लोग तो भी इंपेडेंस हमारा बढ़ेगा और करंट कम होगी, इससे ऊपर जाए तो भी हमारा इंपेडेंस बढ़ेगा और करंट कम होगी। इस पॉइंट पर मैक्सिमम करंट होती है, इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर हमें फाइंड आउट करना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास ये स्टेप्स है। कभी कभी होता है डिराइव द फॉर्मूला फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो हमें यहां से स्टार्ट करना है कि अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस सर्किट एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। रेजोनेंस सर्किट में एक्सएल हमारा एक्सी के इक्वल होता है, बस इन दोनों की वैल्यू रख के यहां से इसको मैनिपुलेट कर लेंगे और इसको हम लोग कहेंगे एफ आर। पहले इसको 2 पाई एफ लिखना है, जब ये एफ की वैल्यू आ जाए 1/2 पाई एल सी, इसको हम लोग कहेंगे एफ आर। बल्कि सॉरी, जब हमने इसको दोनों बराबर दिया तो एफ आर होगा ही होगा। यहाँ पे भी एफ जो है वो भी एफ आर होगा और यहाँ पे भी एफ जो है वो भी एफ आर होगा, सही है। तो एफ आर हो जाएगा हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास फाइनल पार्ट्स हैं अभी, एडमिटेंस और इसके अलावा फिर बस 2 ही स्लाइड्स बची, खत्म करते हैं इसको। एडमिटेंस क्या होता है हमारा, एडमिटेंस होता है जस्ट इंपेडेंस का अपोजिट। जैसे रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस, सही है। रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस, ऐसे ही इंपेडेंस का अपोजिट होता है एडमिटेंस। तो y इक्वल्स टू 1/z होता है, कहां गया, y इक्वल्स टू 1/z, ठीक है। तो हमारे पास 3 चीजें अभी तक जो हमने डिस्कस की थी, इंपेडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। ऐसे ही हमारे पास इसके अपोजिट, मतलब ये जो चीजें हैं ये काम आती हैं सीरीज सर्किट में। सीरीज सर्किट में इनको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। इसका जो अपोजिट होता है, जो पैरेलल सर्किट में बहुत ज्यादा काम आता है, वो होते हैं इंपेडेंस का उल्टा एडमिटेंस, कंडक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस, सॉरी कंडक्टेंस का रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस और रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस, सही। तो जी होगा हमारा कंडक्टेंस 1/r, बी होगा ससेप्टेंस 1/x और y होगा
एडमिटेंस 1/z। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पर दोनों को वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दिए, मतलब ये इनके फॉर्मूला है। y क्या होता है, g माइनस JBL, और y इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। अगर हमारा जो BL है वो RL सर्किट, तो हम लोग अगर ले रहे हैं पैरेलल RL सर्किट अगर हमारे पास है, ठीक है, अगर पैरेलल RL सर्किट है हमारे पास, तो उसका टोटल एडमिटेंस होगा वो G माइनस JBL होगा। अगर पैरेलल RC सर्किट है तो G प्लस JBC होगा। इसमें जस्ट अपोजिट होता है ना, वहां पे एडमिटेंस इम्पिडेंस सीरीज वाले सर्किट में इम्पिडेंस में इंडक्टेंस जो था वो प्लस हो रहा था, प्लस JXL था, सही है, और माइनस JXC था। पैरेलल सर्किट में हम लोग एडमिटेंस अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो y इक्वल्स टू G प्लस JBC होगा, मतलब जो ससेप्टेंस है कैपेसिटिव वो प्लस होगा और इंडक्टिव ससेप्टेंस वो है माइनस होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। RLC सर्किट अगर हमारे पास है तो वही y इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस BL माइनस BC का होल स्क्वायर, सही है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर पैरेलल में है तो ये BC माइनस BL होगा, यहाँ BL माइनस है और ये BC है, ठीक है, तो यहाँ पे BL माइनस BC माइनस BL का होल स्क्वायर हो जाएगा। y इक्वल्स टू 1/v, y जो है हमारा दैट इज 1/z एक्चुअली, तो ये हो जाएगा BC, ये हो जाएगा BL, ये हो जाएगा, सॉरी ये I/v है, ये ठीक, y इक्वल्स टू z होता है हमारा v/i, y इक्वल्स टू I/v, ठीक है। तो पैरेलल सर्किट में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको। एडमिटेंस फॉर सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट में हमारे पास क्या होगा, सीरीज सर्किट में हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, इम्पिडेंस होता है और रिएक्टेंस होता है। तो उससे अगर हमें कैलकुलेट करना है तो z इक्वल्स टू r प्लस jx, हमारे पास इस टाइप से वैल्यूज होती हैं, तो y होता है 1/z। जब इसमें हम लोग अगर वैल्यू रखेंगे, रेशनलाइज करेंगे इसको, तो क्या करेंगे, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। जब उसको यहाँ से फॉर्मूला अगर हम ये वाला लगा देंगे तो उससे r/r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस jx ओवर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आ जाएगा, सही है। तो ये दो पार्ट आ गए हमारे पास। y जो था हमारे पास क्या था, y जो था हमारा वो था g प्लस माइनस JB, है ना, y तो हमारे पास g प्लस माइनस JB था, तो ये क्या हो गया हमारा g हो गया। कंडक्टेंस की वैल्यू आ गई हमारे पास r/z स्क्वायर, और ऐसे यहाँ पे ससेप्टेंस की वैल्यू b की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस x ओवर z स्क्वायर, ठीक है, या नॉर्मल x ओवर z स्क्वायर, वो तो b उस पर डिपेंड करता है, माइनस j के साथ हो जाएगा। BL है तो माइनस JBL होगा, BC है तो माइनस JBC होगा, ऑब्वियस सी बात है, सही है। अगर ये माइनस है यहाँ पे तो ये BC हो जाएगा, और अगर प्लस है तो ये BL हो जाएगा, सॉरी उल्टा होगा, माइनस है तो ये BL हो जाएगा और प्लस है तो BC हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई। चलिए, इसके अलावा फाइनल बस ये है फेजर डायग्राम इसका कैसा होगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब इसका एनालिसिस सिलेबस में नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट सिलेबस में है पैरेलल सर्किट्स का, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, इसको भी चाहे देख लेना, कोई ऐसा वो नहीं है, करंट यहाँ से आ रही है, दोनों में डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे इंडक्टर है क्योंकि, तो करंट हमारी लैग कर रही होगी, तो उसकी वजह से करंट हमारे पास यहाँ आ जाएगी, ये हमारी IR है, ठीक है, और ये हमारी IN है। अब वोल्टेज यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट लेंगे, तो वोल्टेज को हम लोग एज अ रेफरेंस ले लेंगे, तो वोल्टेज से यहाँ पे थीटा डिग्री या फाई जो भी है, यहाँ पर ये हमारी करंट लैग कर जाएगी। अगर बाई चांस आने का तो है नहीं एग्जाम में, आ भी जाए तो इसको जस्ट फेजर डायग्राम, ऐसा सर्किट और एक फेजर डायग्राम हम लोग बना के दिखा देंगे, ये सब डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो, तो टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, देखूंगा एडिटिंग में थोड़ी बहुत आगे पीछे कर दें। और इसके बाद अभी कैसा लगा वन शॉट ये बताओ, और दूसरी यूनिट्स का भी बनाना है या नहीं बनाना ये बताओ। अगर इसके आप लोग कहेंगे तो फिर 4th 5th 6th यूनिट का भी बनाएंगे, वरना अगर नहीं आप लोग को जरूरत है, ऑलरेडी आपके पास मटेरियल है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।